Assalamu alaikum. Today we will start the second lecture of the current lecture series Fuel Chemistry. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने एविडेंस दिए थे पेट्रोलियम से रिलेटेड कि जो पेट्रोलियम है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो पेट्रोलियम है दिस इज द डीकम्पोज्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल बॉडीज कि जो बायोलॉजिकल बॉडीज होती हैं डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स उनकी जो डीकम्पोजिशन होती है उसके दौरान पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मानना है कि पेट्रोलियम इज़ अ फाइनाइट सोर्स के जो पेट्रोलियम है वो लिमिटेड अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी वजह ये बताती है कि जिस तरह ज़मीन के नीचे जो डेड बॉडीज़ हैं, बायोलॉजिकल बॉडीज़ हैं, वो फाइनाइट अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम है दिस इज़ आल्सो द लिमिटेड। आगे हम इसके कुछ एविडेंस देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे नंबर वन पे है जी प्रेजेंस ऑफ ब्राइन विद पेट्रोलियम। ब्राइन हम सी वाटर को भी कहते होते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो समंदर का पानी होता है उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में डिजॉल्व होते हैं। तो जब भी हम पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके साथ हमें इस वजह से ब्राइन वाटर भी मिलता होता है जो कि हमें एविडेंस देता है कि जो पेट्रोलियम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और फर्स्ट एविडेंस के अंदर क्या है कि जब डायनासोर जमीन की सरफेस पे प्रेजेंट होते थे तो एक जो एस्ट्रॉयड था वो स्ट्राइक करता है अर्थ के साथ जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होती है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बरीड हो जाते हैं अंडर द ओशन वाटर। ठीक है। तो जिस वजह से जब भी हम पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जब भी पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन होती है तो उसके साथ ब्राइन सोल्यूशन भी इमर्ज होता है। ठीक है। तो पेट्रोलियम इज प्रेजेंट अलोंग ब्राइन। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ये था। सेकंड है कि पेट्रोलियम इज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स कि जो पेट्रोलियम है वो हमेशा हमें सेडिमेंट्री रॉक से उसकी लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्शन होती है, बाकी रॉक से नहीं होती। तो बाकी से बेसिकली हमें पता है कि थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। नंबर वन इज इग्निशियस रॉक्स, नंबर टू आर मेटामॉर्फिक रॉक एंड नंबर थ्री आर सेडिमेंट्री रॉक। पहले हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तीनों रॉक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं इग्निशियस रॉक की। When the melted magma moves towards the surface of the earth, it solidify and results in the formation of rock is called igneous rock। कि जब हमें पता है ज़मीन के नीचे पिघला हुआ मादा होता है जिसको हम मैग्मा कहते होते हैं, जब वो अर्थ की तरफ मूव करता है तो जैसे जैसे ऊपर आता है तो हमें पता है जैसे जैसे ऊपर आता है जो हरारत है उसमें कमी आती है तो वो जो सा मादा होता है वो खुद को क्या करता है सॉलिड फॉर्म में लेके आता है और एक रॉक की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसको हम कहते होते हैं इग्निशियस रॉक्स। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में होता है। These all are the igneous rocks। नंबर टू पे है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है ड्यू टू द हीट ऑफ अर्थ, अर्थ की हीट की वजह से, हीट किस वजह से होती है मैग्मा की वजह से, जो गर्म लावा होता है, मादा होता है। तो जो जमीन की अपर लेयर होती है मैग्मा, जमीन के अंदरूनी हीट की वजह से, गर्माइश की वजह से जो जमीन की अपर सरफेस होती है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है जिसको हम कहते होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके एग्जांपल में आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और जिप्सम वगैरह। और ये डायग्राम है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। उसके बाद नंबर थ्री पे आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, जो पानी होता है, हवा होता है या रेत, मिट्टी, बजरी वगैरह जौन से होते हैं उसकी लेयर्स बनती रहती हैं और वो एक लॉन्ग टर्म के बाद वो एक रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह की रॉक्स को हम कहते होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और मैंने जैसा कि बताया कि ये लेयर्स कहाँ पे बनती होती हैं, मोस्टली रिवर और कैनाल साइड पे बनती होती हैं। और इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं कि इस तरह के ये जो से टेलर टाइप बनते होते हैं तो जब ये लॉन्ग टर्म काफ़ी अर्सा गुजर जाता है तो ये एक रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जिनको हम कहते होते हैं दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो सी पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन होती है वो भी सेडिमेंट्री रॉक से होती है। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी होते हैं, डेड बॉडीज भी होती हैं, तो जिसकी वजह से इसको हम लिंक करते हैं कि ये जौन सा अगर ये पेट्रोलियम जौन सा है वो सेडिमेंट्री रॉक से इसकी सिर्फ एक्सट्रैक्शन हो रही है, बाकी इस टाइप से नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि जो पेट्रोलियम है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम सेडिमेंट्स की बात करें तो जो पार्टिकल्स जोन्स होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते होते हैं उसको हम सेडिमेंट्स कहते होते हैं। उसमें रॉक्स आ जाती हैं, छोटी छोटी जोन सी होती हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, क्ले आ जाती है। ठीक है। तो ये जो लेयर्स बनाती होती हैं इनको हम कहते होते हैं सेडिमेंट्स। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अब ये जोन सा एविडेंस था कि जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन तो होती थी सेडिमेंट्री रॉक से, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट भी अपोज नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट राइट होते तो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन तो सारी रॉक्स से होनी चाहिए थी, इग्निशियस से भी, मेटामॉर्फिक से भी और सेडिमेंट्री से भी। लेकिन जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन थी वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक से होती थी जो कि एविडेंस था कि जो पेट्रोलियम है ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। थर्ड जो उस दौर में एडवांस टेक्निक थी वो थी पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर हमें पता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम प्लेन पोलर ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते होते हैं। तो जब हम इसको
पेट्रोलियम को ऑब्जर्व करते हैं या पेट्रोलियम को जब हम ऑब्जर्व करते हैं पोलैरिमीटर के अंदर, तो जब इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करती है तो हम बेसिकली कंपेयर करते हैं पेट्रोलियम को और ऑर्गेनिक ऑयल को, और जब इसको पोलैरिमीटर में डाल के इसकी रोटेशन को चेक किया जाता है तो दोनों की रोटेशन क्या आती है, सिमिलर आती है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम की जो रोटेशन आती है दैट इज सिमिलर टू द ऑर्गेनिक ऑयल रोटेशन, जो कि एक एविडेंस था कि जो पेट्रोलियम है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑयल की रोटेशन और पेट्रोलियम की रोटेशन पोलैरिमीटर के अंदर बिल्कुल सेम आ रही थी, और ये उस वक्त की एडवांस टेक्निक थी। तो उसके बाद इसके बाद जो इनऑर्गेनिक ओरिजिन था उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, और उसके एविडेंस थे कुछ कि जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑयल। ठीक है, कि जो पेट्रोलियम के अंदर बाई प्रोडक्ट थी वो बिल्कुल सिमिलर देखी गई थी जो कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होती थी। ऑर्गेनिक मैटर हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स के ऑयल वगैरह होते हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी देखी गई थी। तो इसके अंदर एविडेंस नंबर 1 क्या है, तो ये जो सा इनऑर्गेनिक रीजन था इसको नेग्लेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट एविडेंस था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड होता है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते होते हैं। ठीक है, तो ये जो से हाइड्रोकार्बन थे ये ऑर्गेनिक मैटर की तरह थे, और जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस लेते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती थी। ठीक है, एक जो ऑर्गेनिक मैटर था हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, और जो हम पेट्रोलियम की लेते होते थे फ्रैक्शन, तो ये इसमें सिमिलरिटी पाई जाती थी, जो कि एक एविडेंस थी कि जो पेट्रोलियम है दिस इज़ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और नंबर 2 पे क्या है कि जो पेट्रोलियम के अंदर कार्बन पाई जाती थी, ऑर्गेनिक कार्बन पाई जाती थी, उसकी डिप्लेशन होती थी कार्बन 13 की ड्यू टू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन होती है कार्बन 12 से कार्बन 13 एंड देन कार्बन 14 ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। और बिल्कुल सेम डिप्लेशन पाई जाती थी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर, जो कि एक अनदर एविडेंस था कि जो पेट्रोलियम है दिस इज़ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जनरली हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें भी कार्बन 12 प्रेजेंट होती है और वो कन्वर्ट होती है कार्बन 13 के अंदर, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें भी कार्बन 13 होती है, और जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है रेडियो एक्टिव डिके की वजह से तो वो कार्बन 14 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दीज बेसिकली ये सारे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जो कि हमें एक एविडेंस देती है कि जो पेट्रोलियम है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर भी जो मेजॉरिटी आइसोटोप पाया जाता है वो कार्बन 14 है। उसके बाद एंड पे अगर हम रिजल्ट निकालें इस कंट्रोवर्सी का या कंक्लूजन निकालें, कंपैरिजन करें कि जो इनऑर्गेनिक थ्योरी ने हमें रिएक्शन दिए थे वो फिजिबल तो थे, लेकिन उसमें कोई एविडेंस नहीं था कि आया कि ये रिएक्शंस अर्थ ज़मीन के नीचे होते भी हैं कि नहीं। सिर्फ उन्होंने रिएक्शन दिए थे जो कि फिजिबल थे, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था कि आया कि ये वाकई ज़मीन के नीचे रिएक्शंस होते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, अगर हम दूसरे क्वांटिटी की बात करें यानी कि एविडेंस अबाउट क्वांटिटी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें बताया था कि पेट्रोलियम एक फाइनाइट है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बताया था कि पेट्रोलियम इज एन इनफाइनाइट। और ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये भी ठीक थी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बताया था कि पेट्रोलियम इज़ अ फाइनाइट, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो बायोलॉजिकल बॉडीज़ होती हैं वो भी लिमिटेड अमाउंट में, फाइनाइट अमाउंट में, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम है वो भी हमारे पास फाइनाइट अमाउंट में है। तो इसलिए हमारा जो एंड पे कंक्लूजन बनता है कि जो बेसिकली पेट्रोलियम है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती है, ना कि इनऑर्गेनिक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।